नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के उत्तर दूंगा। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं कि करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राधा माधुरी ने। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। राधा जी, आपने कहा है कि आपकी एज है 42 ईयर्स की और आपकी डॉटर है 15 ईयर्स की और आपको आपकी मदर ने गिफ्ट किए हैं 35 लाख रुपीज़ और आप चाहती हैं कि आप इन 35 लैक्स को इन्वेस्ट कर दें अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए। और आपने कहा है कि आपने ऐसा सुना है कि यदि आप इन पैसों को इन्वेस्ट करती हैं तो यहाँ पर आपको 21,000 रुपीज़ पर मंथ SWP के जरिए मिलते रहेंगे और 12 साल के बाद में आपको 80 लाख रुपए भी इस पर मिलेंगे। आप जानना चाहती कि क्या ये सच है या नहीं है, और ये सच है तो मैं आपको कुछ फंड्स बताऊं। पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। ये डिपेंड करते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस पर और उस स्कीम की परफॉर्मेंस पर। तो ये कहना सही नहीं होगा कि आपको 21,000 पर मंथ में मिलेंगे और बाद में आपको 12 साल के बाद 80 लाख रुपए मिलेंगे 35 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। यह हो सकता है, ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये कह देना कि इतना मिलेगा ही, ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरी बात, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप SWP चुन रहे हैं तो इसका मतलब जो फंड में ग्रोथ हो रही है आप वहाँ से ग्रोथ तो विड्रॉ कर ही रहे हैं, और अगर ग्रोथ नहीं भी होती है तो भी क्योंकि आपने फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर लिया है, जैसे कि आपने कहा 21,000 कि वो मिलना ही चाहिए, तो आपकी जो कैपिटल है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है उन पैसों में से विड्रॉ करके भी अमाउंट आपको मिल रहा हो, तो आपका पैसा जो है वो ग्रो हो ही नहीं पाएगा। SWP तब करना सही है जब आपको अपना कैश फ्लो मैनेज करना हो और कोई दूसरा तरीका ना हो। तो ऐसे में स्पेशली जैसे रिटायर्ड लोग करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कर दिया और हर महीने डिसाइड किया कि उन्हें इतना पैसा मिलता रहेगा उनके अकाउंट में, एक फिक्स डेट को आता रहेगा। लेकिन आपके केस में यदि आपको पैसों को ग्रो करना है, भविष्य में आप चाहती हैं कि आपके पास बड़ा पैसा बने, तो आप SWP तो बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे हालांकि जैसा आपने कहा कि 21,000 रुपया महीना आप विड्रॉ करें और बाद में 80 लाख रुपया भी मिल जाए, तो मतलब आप 12% या उससे थोड़ा अधिक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आपकी ज़रूरत को देखते हुए और जो म्यूचुअल फंड की अंडरस्टैंडिंग आपको है, जिस हिसाब से आपने सवाल पूछा है, मैं इतना कह सकता हूं कि आप SWP ना करके आप पैसों को अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और हो सकता है कि आपको 12 साल के बाद 80 लाख नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा मिल पाएँ, और वो मेरे हिसाब से बेहतर माना जा सकता है। यदि मैं सिंपल 12% के CAGR पर कैलकुलेट करता हूं कि आपने आज 35 लाख इन्वेस्ट किए और 12 साल के बाद आपको कितने मिल पाएंगे, तो ये कैलकुलेशन निकल कर आ रही है 1,36,00,000, यानी कि 35 लाख रुपए 12 साल में 12% के CAGR पर 1,36,00,000 रुपए बन सकते हैं। गारंटीड नहीं है, लेकिन 12% के हिसाब से कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया है। साथ ही आपने कहा है कि 5 स्कीम्स में आप SIP कर रही हैं पिछले 6 महीनों से, तो अगर मैं 12% से ही उसे भी कैलकुलेट करूं कि जो आप 25,000 रुपीज़ की SIP कर रही हैं, तो 12 साल में ये निकल कर आता है करीब 77 लाख रुपीज़ आपके पास इकट्ठा हो सकते हैं SIP के जरिए। 25,000 रुपये महीना, 12% का CAGR, तो 77 लाख ये हो जाते हैं। और 35 लाख रुपीज़ आपने जो इन्वेस्ट किया है उसको भी, या आप करेंगी उसको भी, यदि 12% पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके वो बन रहे हैं करीब 1,36,00,000। तो टोटल मिलाकर 2,13,00,000 रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। वो आपका टारगेट है, वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में आपका जो PPF में कंट्रीब्यूशन है, जो इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, वो आपका एक एडिशनल और भी कॉर्पस बन जाएगा। तो ये ठीक है कि आप इन्वेस्टमेंट करें अलग अलग स्कीम्स में, लेकिन
जो आप SWP की बात कर रही हैं वो ना करें तो ये बेहतर रहेगा। और हालांकि आपने कहा है कि आपने मेरे सजेशन पर SIP करनी शुरू की है, लेकिन क्योंकि सवाल बहुत से आते हैं, मुझे इस वक्त पर याद नहीं है कि आपने कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप दोबारा से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कौन सी स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रही हैं, ताकि मैं इन 35 लाख के लिए भी आपको बता पाऊँ कि क्या उन्हीं स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या कुछ और स्कीम्स आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़नी चाहिए। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अनिल कौशिक ने। अनिल जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें 10 करोड़ रुपए जमा करने हों 20 साल में, तो उन्हें लमसम में या फिर SIP के ज़रिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगेन अगर हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो एक 12% पे मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको कि अलग अलग तरह से कितना आ सकता है। और 20 ईयर्स का नज़रिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये मानकर चल सकते हैं कि आप इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो 12% के हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो जैसे आपने कहा कि आपको 10 करोड़ रुपये इकट्ठे करने हैं 20 साल में, और क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पे यदि हम 12% का CAGR एज्यूम करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो 12% के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस वक्त पर करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि 12% के हिसाब से बढ़कर 20 साल में 10 करोड़ हो सकते हैं। अब यदि बात करें SIP की, तो सेम 12% के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये निकल कर आ रहा है 1,09,000 रुपये लगभग। तो यदि 1,09,000 रुपया महीना आप निवेश करते हैं तो 20 साल में आपके पास 10 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। अब एक और तरीका बताता हूँ, क्योंकि बात हो रही है 20 साल की, तो यहाँ पर आपकी इनकम साल दर साल बढ़ेगी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें, कि इस वक्त पर शुरुआत आप हो सकता है छोटे अमाउंट से करें, यदि आप 1,09,000 पर मंथ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप एक काम कीजिए, इस वक्त पर करीब 54,000 की SIP कीजिए पहले साल के लिए, और हर साल अपने SIP अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहिए। स्टेप अप ऑप्शन आप ले सकते हैं, तो ऐसे में भी आपके 20 साल में 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। अब जहाँ तक स्कीम का सवाल है, क्योंकि लंबा नज़रिया है, 20 साल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड को भी शामिल कीजिए। और लार्ज कैप फंड में आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को चुन सकते हैं, या फिर आप कैनरा रुबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि लंबा नज़रिया है, आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बात हुई लार्ज कैप की। मिड कैप के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक सही चॉइस हो सकती है। स्मॉल कैप में आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं, या SBI स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल इक्विटी के लिए ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, ये एक अच्छा फंड साबित हो सकता है। तो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक इंटरनेशनल फंड, इन फंड्स के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मोहम्मद ताज अफजल ने। और ताज ने पूछा है कि अपनी इनकम का, अपने वेतन का कितना प्रतिशत इन्वेस्ट करना सही होगा। तो ताज, ऐसा है कि ये निर्भर करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, क्योंकि खर्चे से मेरा मतलब सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंस की बात नहीं है, बल्कि EMI की भी बात हो रही है। तो यदि किसी ने लोन लिया हुआ हो तो ऐसे में शायद उतना ज़्यादा बचा पाना या इन्वेस्ट कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि लोन नहीं है, EMI नहीं जा रही है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना मुमकिन हो सकता है। लेकिन फिर भी इन जनरल अगर मैं बात करूं तो 30 से 40% अपने वेतन का आप मेरे हिसाब से बिल्कुल बचा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि क्या म्यूचुअल फंड में समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात, यदि आपने लमसम में इन्वेस्ट किया है तो जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक वो पैसा वहीं रहेगा और मार्केट के हिसाब से परफॉर्म भी करेगा। तो
जब लमसम किया हुआ है तो यहाँ पर कोई सीमा आपको तय करनी ही नहीं होती। लेकिन यदि आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं, आप हर महीना या हर हफ्ते जो भी आपने तय किया हो आप निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपने डिसाइड किया हो आपको कितने समय के लिए एसआईपी करनी है। तो जैसा आपने कहा कि आपने 15 साल की एसआईपी डिसाइड की हुई है। अब 15 साल के बाद आपके अकाउंट से पैसे कटने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो अमाउंट, जो आपने समय निर्धारित किया है वो 15 साल का किया है। लेकिन जो पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं, जो भी उनकी वैल्यू हो चुकी है, उसको जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक वो पैसे वहीं रहेंगे और समय के अनुसार, मार्केट की परफॉर्मेंस के अनुसार वो बढ़ते भी रहेंगे। लेकिन क्योंकि एसआईपी का समय आपने 15 साल निर्धारित किया था और वो खत्म हो गया है, तो ऐसे में अब यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा से उन्हीं स्कीम्स में, उन्हीं फोलियोज में आप फिर से एसआईपी शुरू कर दीजिए। तो मतलब ये वही बात है, जैसा कि आपने पहले से मान लीजिए 20 साल किया होता, लेकिन आपने 15 साल किया था, अब 5 साल आपको बढ़ाना है, तो आपने दोबारा से एक बार एक्सरसाइज की, आपने फिर से एसआईपी शुरू कर दी उसी फोलियो में, और आपके जो रिटर्न्स होंगे, जो रिजल्ट होगा, वो सेम टू सेम होगा। और इसमें एक बात और जोड़ देता हूं कि यदि आपने 20 साल की एसआईपी की और 15 साल के बाद आपको ऐसा लगा कि आगे मुझे एसआईपी नहीं करनी है, तो आप सिंपली रोक भी सकते हैं। और फिर 15 साल के बाद दोनों चॉइस आपके पास हैं कि एसआईपी रोक के पैसे आपको निकालने हैं, वो भी आप कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं, आपकी एसआईपी आगे ना बढ़े, लेकिन जो आपका अमाउंट इकट्ठा हो गया है, जो राशि यहाँ पे इकट्ठा हुई है, उसे आप वैसे ही छोड़ दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा सभी व्यूवर्स के लिए कि अब जो नियमों में बदलाव हुआ है, मैक्सिमम 30 साल तक के लिए एसआईपी की जा सकती है। जिन इन्वेस्टर्स ने पहले से एसआईपी की हुई है उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने यदि 30 साल से अधिक या परपेचुअल एसआईपी की हुई है, तो जब तक परपेचुअल में, जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तक चलती रहेगी, और यदि कोई समय आपने निर्धारित किया हुआ है तो वहाँ तक आपकी एसआईपी चलेगी। लेकिन यदि आप नई एसआईपी रजिस्टर कर रहे हैं तो अब 30 साल का मैक्सिमम समय आप डिसाइड कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है डॉक्टर सचिन सूर्यवंशी ने। पहली बात तो सचिन जी, आपने कहा है कि आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं और मेरे वीडियोस आई ओपनर होते हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे व्यूअर्स को फ़ायदा मिल रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने सवाल पूछा है कि क्या निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू फंड की जगह पर क्या आप ईटीएफ ले सकते हैं। तो डॉक्टर सचिन, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि अगर आप बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड की बात करें, निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड वो एक अलग फंड है। और अगर आप बात करें इक्विटी फंड की, तो यहाँ पर निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है। तो यदि हम ईटीएफ से कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आप इक्विटी से इक्विटी की बात कर रहे हैं, और निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक है। दूसरी बात, यदि हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास निपॉन इंडिया बैंकिंग 20 भी है और निपॉन इंडिया पीएसयू बैंक 20 भी है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो पहली बात यह है कि आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए आपको बैंकिंग सेक्टर में, जैसा आप करना चाहते हैं एक सेक्टरल फंड में, तो आप बिल्कुल एक आप ईटीएफ में कर सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ में रियल टाइम बेसिस पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है और एक्सपेंस भी कंपैरेटिवली और भी कम होता है। लेकिन यदि आपको एसआईपी के जरिए करना है तब मेरा सुझाव है कि आपको म्यूचुअल फंड के जरिए करना चाहिए। और यदि आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप ईटीएफ का चुनाव कर सकते हैं। अगर ईटीएफ ले रहे हैं तो आप पहले देख लीजिए कि आपको बैंक 20 लेना है या फिर पीएसयू बैंक 20 लेना है, वो उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है भांजा बाबू ने। और सवाल यह है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं। ये उत्तर देना बहुत ही मुश्किल है,
क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं और उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी है। तो सिंपल ये कहना कि 1 लाख रुपए कहाँ पर इन्वेस्ट करूं, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता या उत्तर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास कितना समय है, क्योंकि जितना लंबा समय होगा उस तरह की मतलब उस हिसाब से एक सूटेबल कैटेगरी का चुनाव किया जा सकता है। दूसरी बात, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि यदि 1 लाख रुपए को आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं कि आपको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर मेरा सुझाव होगा कि आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप 3 से 5 साल के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, तो यहाँ पर एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ऐसे में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर बैलेंस हाइब्रिड फंड शायद सही चॉइस हो सकती है, या थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट अधिक है और 5 साल का वक्त है, 3 साल का नहीं, 5 साल या 5 साल से थोड़ा सा अधिक, तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये निर्भर करेगा कि आपके पास समय कितना है। अदरवाइज अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए 1 लाख रुपए को, और आप करना चाह रहे हैं मान लीजिए 2-3 साल के लिए या उससे भी कम के लिए, छोटे वक्त के लिए, तो यहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप जब भी सवाल पूछें उसके अंदर ये 3 चीज़ें ज़रूर बताएं कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप कहेंगे कि आपको घूमने जाना है कुछ सालों के बाद तो मेरा सजेशन थोड़ा अलग होगा, लेकिन यदि आप कहेंगे कि बच्चे की पढ़ाई के लिए आप पैसा रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मेरा सुझाव थोड़ा अलग हो सकता है। तो आप अपना क्वेश्चन दोबारा से पोस्ट कीजिए इन सभी जानकारी के साथ, तो मैं आपको सही उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो आज मैंने जो भी जानकारी शेयर की, जिन सवालों के उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको ठीक से समझ में आया होगा। आप इसी तरह से अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।